नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 आलोक धनवा शीर्षक पतंग की सप्रसंग व्याख्या लाइन टू लाइन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और समझ करके मन में उतारने का प्रयास करिएगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक वीडियो में ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेलकम। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर चैप्टर आलोक धनवा। आलोक धनवा तो क्या है? इसका राइटर, कवि। और शीर्षक का नाम क्या है? शीर्षक का नाम है पतंग। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका जो भाग आता है वो भाग आता है संदर्भ। क्या आता है? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश। आप हर कविता की लाइन में लिख सकते हो इसको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता किससे लिया गया है? पतंग। संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। पतंग से उद्धृत है। साथ के साथ आप लिखना चाहें तो लिखते जाएं। ठीक है, से उद्धृत है। और उद्धृत की जगह अगर ये लिखना नहीं आए तो लिया गया है भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस कविता के रचयिता कौन है? आलोक धनवा है। इस कविता के रचयिता कौन है? आलोक धनवा। ठीक है, अब बात आती है किसकी? दूसरे नंबर पे प्रसंग की बात आती है। दूसरे नंबर पे प्रसंग में क्या आता है? प्रसंग में आता है प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। प्रकृति में आने वाले जो परिवर्तन हैं उनका और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। ठीक है, यह हो गया प्रसंग। ठीक है, यह आपको PDF के रूप में भी मिल जाएगा और लास्ट में आपको प्रसंग और व्याख्या की PDF मिल जाएगी। ओके, तीसरे नंबर पे आता है व्याख्या। केवल मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। व्याख्या में आपकी जो पुस्तक की जो लाइन होती है ना, उन लाइनों के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ भावार्थ भी चलता है। वो होती है क्या? व्याख्या। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ। देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आप सबसे पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तो यहाँ पर सीधी सी बात कवि ने बताई कि सबसे तेज बौछारें। अब बौछारें किसकी आती है? वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, अर्थात वर्षा ऋतु की बौछारें समाप्त हो गई है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वर्षा ऋतु समाप्त
हो गई है। और भादो गया, क्या गया? भादो। भादो क्या होता है? भादो होता है अंतिम महीना। क्या होता है? अंतिम महीना होता है किसका? वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का अंतिम महीना क्या होता है? भादो। तो भादो गया कहने का मतलब ये है कि भादो की समाप्ति हो गई है, अर्थात भादो महीने का अंत हो गया है। और भादो महीने के बाद कौन सा महीना आ जाता है भाई? शरद ऋतु का। कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु का। पूरा भावार्थ समझ लो आप लोग पहले, है ना। शरद ऋतु का महीना आ जाता है। तो ध्यान दें, अभी पूरी व्याख्या याद हो जाएगी। वर्षा ऋतु क्या हो गई है? वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। भादो के महीने का क्या हो गया है? भादो के महीने का अंत हो गया है। जब भादो के महीने का और वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो बौछारें भी क्या हो जाएगी बेटा? बौछारें भी समाप्त हो जाएगी। होगी नहीं होगी? होगी ना। बौछारें भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जब बौछारें समाप्त हो जाएगी तो आकाश से क्या हट जाएंगे? बादल हट जाएंगे। तो आकाश से बादल भी हट गए हैं। जब बादल हट जाएंगे तो आकाश कैसा हो जाएगा? आकाश चमकीला हो जाएगा या प्रकाश से पूर्ण हो जाएगा। अभी लाइन टू लाइन जोड़ दूंगा मैं इन पूरी लाइन्स को, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आकाश ऐसा हो जाएगा। अगर बात करें तो जब जो चमकीला हो जाता है तो चमकीला होने के बाद वह आकाश कैसा लगता है? वह आकाश लगता है, अगर उसकी बात करें तो वह आकाश कैसा लगता है? वह आकाश बादल रहित आकाश। आकाश में क्या खिल उठती है? धूप खिल उठती है और दिन क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है ना। जब वो चमकदार हो जाता है तो सवेरा कैसा होता है? सवेरा स्वच्छ और चमकीला हो जाता है। तो सवेरा किसके समान बताया गया है? खरगोश की आंखों के समान। ध्यान रखना, सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंखों। तो सवेरा किसकी तरह लग रहा है भाई? खरगोश की आंखों की तरह लग रहा है। इसमें उपमा अलंकार है, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। तो सवेरा किसके समान लग रहा है? सवेरा खरगोश की आंखों के समान लग रहा है। और वर्षा जब आती है तो वर्षा के पानी से क्या भर गए हैं बेटा? नदी नाले। वर्षा के पानी से नदी नाले भर गए हैं। तो नदी नालों को पार करते हुए, है ना, नदी नालों को पार करते हुए एक नई साइकिल आ रही है। अब ये नई साइकिल को भी उपमित किया गया है। किससे किया गया है? देखो, नई साइकिल लेके कौन आ रहा है? तो एक नई साइकिल लेके एक बालक आ रहा है। कौन सा बालक? शरद ऋतु रूपी बालक। आप अपनी पुस्तक लेके बैठे साथ में, आराम से समझ में आएगा। शरद ऋतु रूपी बालक जो है अपनी साइकिल को चलाते हुए आ रहा है। अपनी चमकदार साइकिल को तेज़ दौड़ाते हुए आ रहा है। और वह क्या कर रहा है? और वह घंटी बजा रहा है। घंटी बजाते हुए आ रहा है। और घंटी बजाते हुए आते आते वो किसकी सूचना दे रहा है? आगमन की सूचना दे रहा है। तो इससे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि किसका आगमन हो गया है? शरद ऋतु का आगमन हो गया है, ठीक है। ये उपमित किया गया है, ये सब चीज़ें जोड़ी गई है ना। उसके बाद तो अगर बात करें तो यहाँ पे साइकिल की बात करें तो साइकिल कैसा संदेश लेके आई है? जब शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, तो साइकिल कैसा संदेश लेके आई है? साइकिल किसका प्रतीक है? साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन का और स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। स्वच्छ आकाश का मतलब घंटी बजाना क्या है? वह सूचित कर रही है कि आकाश कैसा हो गया है? स्वच्छ हो गया है और प्रकाश से पूर्ण हो गया है, ठीक है। और जब स्वच्छ आकाश हो गया है तो जब साइकिल दौड़ रही है, इसका मतलब कीचड़ नहीं है। रास्ते क्या हो गए हैं?
रास्ते भी स्वच्छ हो गए हैं। ठीक है, और उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गया है। पहले तो बरसात की वजह से पानी भर गया था, और अब उनमें भरा हुआ जो पानी है ना, भरा पानी और जो कीचड़ था वो क्या हो गया, सूख गया है। ठीक है, आकाश भी क्या हो गया, आकाश भी साफ हो गया है। और जब आकाश साफ हो गया तो स्वच्छ आकाश में बच्चे क्या उड़ाएंगे, स्वच्छ आकाश में बच्चे पतंग उड़ाते हैं। स्वच्छ आकाश में बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ ये बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। कौन सा बालक, शरद ऋतु रूपी बालक। और वो जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब उड़ेगी। जब आकाश स्वच्छ रहेगा तो पतंगें भी खूब उड़ेगी। पतंग कैसी होती है, पतंग रंगीन होती है और पतले कागज़ से बनी होती है। ठीक है, और उसमें क्या लगी होती है आपको पता है, उसमें जो है बांस की पतली लचीली रंगीन होती है। एक तो पतंग, एक तो क्या विशेषता है उसकी, रंगीन होती है। एक क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, और बांस की खपच्चियाँ लगी हुई है। बांस की क्या लगी रहती है, उसकी खपच्चियाँ लगी हुई होती है। ठीक है, और जो पतंग होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, हल्की होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब यह पतंग कहाँ पर उड़ेगी, जब यह पतंग स्वच्छ आकाश में उड़ेगी। जब यह पतंग कहाँ उड़ेगी, स्वच्छ आकाश में उड़ेगी। तो बच्चे क्या करेंगे, आपको पता है क्या करते हैं, तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे। बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, है ना। बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे और सीटियाँ बजाएंगे। बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे और सीटियाँ बजाएंगे। ठीक है, और जो देखो यहाँ पे फिर उपमित कर दिया है। और जो रंग बिरंगी जो पतंगें उड़ रही ना, वो किसके समान बताई, रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों के समान बताया। क्योंकि जिस प्रकार से तितलियाँ रंग बिरंगी होती है ना, उसी प्रकार से जो है पतंगें भी कैसी है, तितलियों के समान है, रंग बिरंगी है। तो तितलियों के समान प्रतीत होगी, है ना, उसके समान लगेगी। तो ये बात बताई, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर अपन बात करें यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ की, मैं थोड़ा सा आपको काव्य शैली पे ले चलता हूँ, है ना, व्याकरण पे ले चलता हूँ। तो अगर इसकी भाषा की बात करें ना, तो भाषा कैसी है इसकी जो भाषा है बिल्कुल सरल और प्रवाहमयी खड़ी बोली। कौन सी, या आप विशेष में लिख सकते हो, खड़ी बोली हिंदी भाषा है इसकी। ठीक है, और इसमें जो है बोलचाल की भाषा के साथ साथ कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का भी इसने प्रयोग किया है। ठीक है, और शैली कैसी दिखती है आपको, शैली बिल्कुल कैसी दिखती है, चित्रात्मक दिखती है ना, चित्रात्मक शैली है। मानो कि जो है चित्र अंकित हो जाते हैं। जब अपन इस चीज़ को सुनते हैं तो अपने मस्तिष्क में चित्र अंकित हो जाते हैं। तो कौन सी शैली होगी, चित्रात्मक शैली होगी। ठीक है, तो विशेष रूप से मैं बात करता हूँ यहाँ पे किनका, अलंकारों की, अलंकार की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो बेटा अलंकार वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखो आप लोग, एक तो होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शुरुआत टॉपिक में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सिंपल लगता जाएगा हर मैटर। तो शब्द अलंकार, इसका नाम ही क्या है, शब्द। तो ये किस पर आश्रित रहेगा, शब्द पर। और इसका नाम क्या है, अर्थ। तो ये किस पर आश्रित रहेगा, अर्थ पर। ठीक है, तो अगर बात करें तो एक उभय अलंकार होता है जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है। हल्की सी जानकारी दे देता हूँ मैं अभी हाल फिलहाल। तो आपको अनुप्रास की बात करें तो इसमें आवर्ती किसकी होती है, वर्ण की। किसकी आवर्ती होती है, वर्ण की। मतलब एक ही वर्ण कितने बार आए, अनेक बार। अनेक का मतलब भी दो या दो से अधिक बार अगर वर्ण आ गया ना, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
जैसे कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाई है। ये देखो यहाँ भ आ रहा है, ये भ आ रहा है, भ आ रहा है, ये भ आ रहा है, तो मतलब ये एक एक वर्ण आ गया ना। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। और अनुप्रास तो हर काव्य की पंक्तियों में होता है बेटा। आंख बंद करके आप अनुप्रास तो सभी काव्य की पंक्तियों में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया ना, इस वाले पद्य में कौन कौन से अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा वाला है बताया आपको? खरगोश की आँखें, याद आया? खरगोश की आँखें कैसी होती है? लाल। खरगोश की आँखों को, खरगोश की लाल आँखों के, है ना, खरगोश की आँखों जैसा किसको बताया है? लाल आँखों जैसा किसको बताया है? किसको बताया है? सवेरे को। तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। याद रह जाएगा। खरगोश की आँखें लाल होती है तो लाल सवेरे से इसको उपमित किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रूपक अलंकार, तो रूपक का शाब्दिक अर्थ वैसे तो रूपी अर्थ से ले लो आप, है ना। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तो वो पतंगे बताए ना। पतंग रूपी तितली, या तितली रूपी पतंग, है ना। ऐसे नहीं आएगा, आएगा तितली रूपी पतंग, मतलब तितलियों के समान बताया ना इसको, तो तितली रूपी पतंग। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। उसके अलावा शरद आया, शरद ऋतु को किसके समान बताया बेटा? बालक के समान। देखो बहुत अच्छा अलंकार है, ऐसे समझ में आ जाएगा। शरद ऋतु को बालक के समान बताया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अब आप कहोगे कि सर मानवीकरण कैसे? तो मानवीकरण का मतलब ये होता है बेटा, इसका नाम ही क्या है? मानव है ना। तो मानव की चेष्टाएं या क्रियाएं, कोई भी कौन कर ले, मानव की क्रियाएं कौन कर ले? प्रकृति की कोई भी चीज प्रकृति की कोई भी चीज को किसके समान बताए? मानव की क्रियाओं के समान बताए। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अब वो शरद ऋतु थोड़ी आ रही है, बच्चे के समान बताया ना। तो शरद ऋतु प्रकृति की चीज़ है, तो इसकी तुलना किससे कर दी? बच्चे से। तो मानव की चेष्टा जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा अलंकार, ये भी ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। पुनरुक्ति प्रकाश, इसका नाम ही क्या है? पुनः और उक्ति। पुनः उक्ति यानी कहने का मतलब पुनः यानी बार बार कहना, पुनः यानी फिर से, कहने का मतलब एक शब्द कितनी बार आ जाए? 2 बार वही शब्द। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए आपको, उसके अर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए, बस यही है। अगर अर्थ अलग अलग हो गए ना, तो वही यमक अलंकार हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। और अर्थ अलग अलग नहीं है, तो वो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। जैसे कि इसमें शब्द आया है जोर। अब जोर का अर्थ जोर ही है ना। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, ठीक है। ध्यान दिया आप लोग। अब अपन कंप्लीट करते हैं इसको पूरा। बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको आराम से समझ में आएगा। बुक लेके बैठे आप लोग, देखो। अब नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देखें आप लोग। देखो बेटा, एक एक लाइन आराम से देखो भले से। सबसे तेज बौछारें गई, कहने का मतलब ये है वर्षा ऋतु जा चुकी है। भादो गया, वर्षा ऋतु का अंतिम महीना भादो अब चला गया है। सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल, और मतलब भादो चले जाने के बाद आकाश कैसा हो गया है? स्वच्छ और चमकीला हो गया है। किसकी तरह? खरगोश की आँखों जैसा
लाल लाल सवेरा हो गया है। ठीक है। शरद आया पुलों को पार करता हुआ। पहले भी बताया था मैंने, शरद कौन आया बेटा? शरद यानी कि शरद ऋतु रूपी बालक। कहने का मतलब है बरसात के मौसम के बाद, बरसात के अंतिम महीने भादों के चले जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो वह शरद ऋतु रूपी बालक बरसात के पानी से भरे हुए जो पुल हैं उन पुलों को पार करता हुआ और जो है अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज दौड़ाता हुआ आ रहा है ना। कहने का मतलब वो संदेश दे रहा है कि अब आसमान स्वच्छ हो गया है, घंटी बजाती हुई, और वो संदेश दे रहा है जोर जोर से। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया ना। तो वह क्या दे रहा है? संदेश दे रहा है और चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कहने का मतलब वह अपनी साइकिल की घंटी भी बजा रहा है और चमकीले इशारों से बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो भी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उन बच्चों के झुंड को वह संकेत दे रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कहने का मतलब यह है वर्षा ऋतु चली जा चुकी है और आसमान बहुत ही स्वच्छ और बादल रहित हो गया है। ठीक है, कि पतंग ऊपर उड़ सके और अब आसानी से पतंग को देखा जा सकता है। नीला आकाश हो चुका है और अब पानी की एक भी बौछार नहीं है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब दुनिया की सबसे हल्की मतलब यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है पतंग की। पतंग बहुत ही पतली, महीन और रंगीन पेपर की बनी हुई होती है और बांस की खपच्चियों से निर्मित होती है। ऐसी पतंग जो है अब जो है आकाश में उड़ सकती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके और दुनिया का जो सबसे पतला कागज़ अर्थात पतंग उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी यानी खपच्ची, तो बांस की सबसे बड़ी जो कमानी है वो उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियाँ। कहने का मतलब जब पतंग आकाश में चली जाती है तो सभी बच्चों के द्वारा जो है सीटियाँ बजाई जाती है और किलकारियाँ की जाती है। मतलब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और नाजुक दुनिया किसके समान बताई गई है? कहने का मतलब है जब पतंगें आकाश में उड़ती है तो बहुत सारी पतंग जब आकाश में दिखती है तो वह रंग बिरंगी तितलियों के समान लगती है। मानो कि वह किसकी दुनिया हो? मानो कि वह रंगीन रंग बिरंगी तितलियों की क्या हो? दुनिया हो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो दूसरे पैराग्राफ की मैं आपको पहले समरी बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर बात करें, कवि कहता है कि बच्चे जन्म से कपास के समान कोमल होते हैं। किसके समान बताए? कपास के समान। दूसरे वाले पैराग्राफ में अपन पढ़ेंगे कि बच्चे जो होते हैं वह जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। इसके समान बताए कोमल, ध्यान रखना, कपास के समान कोमल होते हैं। ठीक है। वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं। जब कपास के समान कोमल रहेंगे तो कैसे रहेंगे? साहसी रहेंगे और चंचल रहेंगे। और उनमें चोट फेट, जब उनमें चोट लग जाती है तो चोट लगने की और चोट लगने के बाद उसको सहन करने की क्या होती है? उनमें क्षमता होती है। ठीक है। और लगता है, और जब लगता है कि वे धरती पर नहीं दौड़ती बल्कि पृथ्वी घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। और ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण अलंकार है। मानो कि जो ऐसा लगता है जब वो पतंगे उड़ाती है तो मानो कि किस पर नहीं चल रहे, वो धरती पर नहीं चल रहे हैं, और मानो कि धरती ही कहाँ आ गई है? उनके कदमों में आ गई है। पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल जो पैर हैं उन चंचल पैरों के नीचे, उन चंचल पैरों के पास आ गई है। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे, पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे पतंगों के पीछे दौड़ते हैं धूप में, गर्मी में और कठोर छत पर, है ना, कठोर छत पर दौड़ते हैं। छत भी कठोर होती है और कभी कभी ये छत के जो किनारे होते हैं ना, उन किनारों तक भी ये चले जाते हैं। जाते नहीं जाते? जाते हैं ना। और वो उनकी परवाह न करते हुए भी दौड़ते हैं। और इनको जो छत की जो कठोरता होती है, छतों की कठोरता होती है,
पिच का भी इनको पता नहीं चलता, छतों की कठोरता का भी इनको पता नहीं चलता। और उनकी कदमों की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि दिशाएं, और उनकी जो जो कदम चलते हैं ना छतों पे, तो ऐसा लगता है कि मानो कि जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, वो क्या करने लग गई, वो मृदंग की तरह, मतलब मृदंग यानी कि ढोल, वो चारों दिशाएं ढोल की तरह बज उठी हो जब वो इधर उधर भागते दौड़ते हैं। वे पतंगे डोर के सारे पेज बढ़ाते हैं और झूला झूलते से चलते हैं, झूला झूलने के समान चलते हैं। और पतंगे डोर से वो पेग बढ़ाते हैं ना, पेज लड़ाते हैं। वह किसी पेड़ की लचीले डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि एक पेड़ की क्या होती है, पेड़ की लचीली डाल, पेड़ की लचीली डाल की होती है, जैसे कि अंतिम डाल पर बच्चे पहुंच जाते हैं, वैसे के वैसे बच्चे जो छत पर पतंग उड़ाते रहते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों की मतलब छत की अंतिम कोनों तक पहुंच जाते हैं जहां से वो गिर सकते हैं, है ना। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। रोमांचित यानी कि उनका जो चंचल शरीर, रोमांचित उत्साहपूर्ण जो शरीर होता है वही उनको गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपने डोर का सहारा देकर उनको गिरने से बचा लिया है। ये केवल एक संभावना व्यक्त की गई है कि, और जब वो बच जाते हैं तो उनमें और साहस आ जाता है, और ये साहस आ जाता है अरे कि मेरी पतंग ने मुझे बचा लिया। कहने का मतलब संभावना व्यक्त की गई है, माना कि पतंग की डोर ने सहारा देकर को उसको गिरने से बचा लिया है। देखो आप लोग पैराग्राफ, देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कहने का मतलब वह जो बच्चे होते हैं वो किसके समान होते हैं, जन्म से वे अपने साथ क्या करते हैं, कपास लेके आते हैं। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से कपास के समान कोमल होते हैं। साथ लाना यानी कोमल होना, तो बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं, ये लाइन होएगी। पृथ्वी घूमती हुई आती है बच्चे उनके बेचैन पैरों के पास। और जो पृथ्वी होती है, कहने का मतलब जब वह पतंग उड़ाते हैं तो वो बहुत ही चंचल और अत्यंत साहसी होते हैं। उनमें जो है चोट सहने की क्षमता होती है, और ऐसा लगता है मानो कि वो धरती पर नहीं जोड़ते, बल्कि धरती उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। तो पैर कैसे बताए हैं, चंचल बताए हैं। अच्छा, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और वे जो है बिना शुद्ध के, अर्थात तो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, तो वह बिना परवाह के दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाती हो, और उनको जो कठोर छत होती है वो भी कैसी लगती है, नरम लगती है। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग, और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाती हुई जब वो छतों पर इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, तो वह जैसे ऐसा लगता है मानो कि संपूर्ण दिशाएं जो है वो ढोल की तरह बज उठती है। और जब वो पेग भरते हुए चले आते हैं, और वो जो है अपने पतंग की डोर के सारे क्या करते हैं, पेग बढ़ाते हैं और झूला झूलते हैं। इसके बाद डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। आगे देखो, डाल की तरह लचीले वेग से, मानो कि इस प्रकार से, मानो कि कोई जिस प्रकार से एक पेड़ होता है और उस पेड़ के अंतिम डाल के कोने तक पहुंच जाते हैं, और वह लचीले डाल पर पहुंच जाते हैं और वहां से भी बच जाते हैं। उसी प्रकार से जो बच्चे भी छत के ऊपर होते हैं वह उन छतों के कोने तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो बच जाते हैं छत के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संग। और ऐसा लगता है मानो कि उस समय उनको सिर्फ और सिर्फ उनका जो रोमांचित शरीर होता है ना, तो वो रोमांचित शरीर ही उनको जो है, रोमांचित शरीर ही उस समय उनको गिरने से बचाता है सिर्फ। और उसके बाद पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। और ऐसा होता है मानो कि पतंगों की, कहने का मतलब जब वो पतंग उड़ाते रहते हैं तो पतंग की जो डोर होती है, वो पतंग की डोर उनको क्या कर लेती है, वो पतंग की डोर उन्हें जो है सहारा देकर उनको गिरने से बचा लेती है।
तो सीधी सी बात है, तो रोमांचित शरीर का संगीत से कवि का क्या आशय है। जैसे कि यहाँ पे बताया ना एक चीज़, तो क्या बात बताए, रोमांचित शरीर, एक चीज़ बताई यहाँ पे रोमांचित शरीर। तो रोमांचित शरीर से मतलब क्या है, बच्चे आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर क्या है, रोमांचित है। कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं, रोमांचित शरीर किसको बताया, रोमांचित शरीर का मतलब ये होता है बच्चे आकाश में उड़ती हुई जो पतंगे देखते हैं ना, उनको देख कर के जो रोमांचित होते हैं, उन रोमांचित शरीर बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन, तो उसके बाद अगर बात करते हैं, तो उसके बाद जो है अपना थर्ड वाला पैराग्राफ है, कौन सा, उसके बाद अपना थर्ड वाला पैराग्राफ है, ध्यान दें, पतंगों के साथ साथ भी वे उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो इसका भावार्थ देखें पहले, सबसे पहले पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे पर पहुंचते हैं, और वैसे तो वो कभी नीचे गिरते ही नहीं, परंतु यदि गिर भी जाते हैं तो चोटिल होने से बच जाते हैं। तो वे पहले की अपेक्षा और अधिक साहसी हो जाते हैं। निर्भयता पूर्वक उछलकर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं बिना डर के। वो क्या करते हैं, सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं, और भी वो तेज़ गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाने लग जाते हैं। तब जब वो गिरने से बच जाते हैं तो और साहसी हो जाते हैं और तेज़ गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाने लग जाते हैं, और वे बिना डर के होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा वाला पैराग्राफ देखें आप लोग। तीसरा वाला पैराग्राफ है, देखो आप लोग तीसरा वाला पैराग्राफ, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से वो पतंग उड़ाते रहते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं, अर्थात तो पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से। उसके बाद क्या बात बताइए, जिस प्रकार पतंग का डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से वे अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं, है ना। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से वे भी अपने रोमांच, मतलब पतंग को देखने के रोमांच के सारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और अगर कभी कभी वो अपने छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और अगर बच भी जाते हैं ना, तब तो और भी निडर होकर, तो उसकी वजह मतलब डरने के बजाय वो और भी निडर हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है। और सुनहरे सूरज कहने का मतलब ये है कि वो जो है बच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो चोटिल होने से बच जाते होते वे पहले की अपेक्षा और अधिक बिना डरे हो जाते हैं, और वो बिना डरे उछल करके सुनहरे सूर्य को छू लेना, और ऐसा लगता है मानो कि वो सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं, और वो भी तेज़ गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं। पृथ्वी की और भी तेज़ गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहने का मतलब पृथ्वी तो कैसी आएगी, लेकिन एक तुलना की गई है कि वो जो है वो क्या होते हैं, वो जो है वो तेज़ गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं और डर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं और वे तेज़ गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं, और मतलब बिना डरे होकर अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे। इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आई है भाई, साथ साथ एक शब्द आया है, साथ साथ। तो साथ साथ का अर्थ साथ साथ ही होता है, तो कौन सा अलंकार है इसमें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। और उसके अलावा अगर बात करें तो
तो अगर बात करें तो अगर एक शब्द आया है सुनहले सूरज। सुनहले सूरज अगर बात करें तो सुनहले सूरज में एक तो स आ रहा है, एक स आ रहा है, तो इसका मतलब दो स हो गए, तो कौन सा अलंकार हो गया? तो इसका मतलब हो गया कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो पृथ्वी और आसपास, जैसे कि पृथ्वी आ रही है ना, उसके आसपास आ रही है तो पृथ्वी थोड़ी आ रही है। पृथ्वी तो प्रकृति की वस्तु है, तो पृथ्वी की प्रकृति की वस्तु है, तो आने का काम तो कौन करता है? इंसान करता है। आने का काम तो इंसान करता है, मानव करता है। इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार की ये भाषा शैली है और लाक्षणिक शैली को इसमें अपनाया गया है। ओके, ध्यान दिए। और आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।